अगर आपने 1968 का रक्त की नदियां यानी रिवर ऑफ ब्लड भाषण और मई 2025 का अजनबियों का द्वीप यानी आइलैंड ऑफ स्ट्रेंजर्स भाषण सुना होगा, तो आप आज के हमारे चर्चा के विषय का अनुमान लगा सकते हैं। यह विवादास्पद और अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रवासन आदिकाल से ही मानव सभ्यता की आधारशिला रहा है। अफ्रीका से शुरुआती मानव प्रसार से लेकर महाद्वीपों में महान फैलाव तक लोगों की आवाजाही ने समाजों, संस्कृतियों, अर्थव्यवस्थाओं और राष्ट्रों को आकार दिया है। हालांकि आधुनिक समय में कानूनी और राजनीतिक सीमाओं के इम्पोजिशन और सरकारों की ये बढ़ती क्षमता कि कौन कब और क्यों चलता है, इस मौलिक मानवीय प्रक्रिया को जटिल बना दिया है। आजादी की आवाजाही में सबसे महत्वाकांक्षी आधुनिक प्रयोगों में से एक यूरोपीय संघ रहा है, जिसने 27 सदस्य देशों के नागरिकों को बिना वीजा के सीमाओं के पार रहने और काम करने की अनुमति दी। ये नीति समावेशन, आर्थिक एकीकरण और सामूहिक प्रगति के आदर्शों के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। इसने न केवल श्रम गतिशीलता का समर्थन किया है, बल्कि पूरे महाद्वीप में सामाजिक सामंजस्य और आर्थिक विकास को भी मजबूत किया है। इसी तरह अमेरिका और कनाडा के बीच अपेक्षाकृत खुली सीमा व्यवस्था, हालांकि यूरोपीय संघ जितनी उदार नहीं है, किंतु पारस्परिक रूप से फायदेमंद साबित हुई है। दोनों देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा सहयोग समन्वित प्रवासन नीतियों के कारण मजबूत हुआ है। ऐतिहासिक रूप से ब्रिटेन का अपना विकास आप्रवासन पर बहुत अधिक निर्भर रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का पुनर्निर्माण, विंडरश पीढ़ी और पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण एशिया से भारतीय मूल के प्रवासियों की लहरों ने ब्रिटिश बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रथम विश्व युद्ध में 13 लाख से अधिक भारतीय सैनिकों ने ब्रिटेन के लिए सेवा की और द्वितीय विश्व युद्ध में 25 लाख से अधिक भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सेना में सेवा की। 1970 के दशक की शुरुआत तक भारतीयों के पास 20,000 से अधिक कोने की दुकानें थीं, जो ब्रिटेन के खुदरा सुविधा नेटवर्क की रीढ़ बन गईं। एशियाई कोने के दुकानदार की छवि प्रतिष्ठित हो गई। भारतीय प्रवासियों ने सार्वजनिक परिवहन, विशेष रूप से लंदन ट्रांसपोर्ट, मिडलैंड्स और यॉर्कशायर में कपड़ा मिलों और सबसे उल्लेखनीय रूप से NHS में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं, जहां वे स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ बन गए। भारतीय मूल के उद्यमियों ने छोटे और मध्यम उद्यमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। परिवारों ने व्यवसाय बनाने के लिए संसाधन जुटाए, जिससे आर्थिक रूप से ऊपर की ओर गतिशीलता आई। टाटा समूह के तहत जगुआर लैंड रोवर जैसी कंपनियां उच्चतम कॉरपोरेट स्तर पर इस सफलता का प्रतीक हैं। गुजरात के पटेल समुदाय ने यूके के होटल और रेस्तरां उद्योग में प्रभुत्व जमा लिया। बजट होटल श्रृंखलाओं और करी घरों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उनके पास है। भारतीय परिवारों ने शिक्षा को उच्च महत्व दिया, जिसके परिणाम स्वरूप चिकित्सा, कानून और इंजीनियरिंग में असमान रूप से उच्च प्रतिनिधित्व हुआ। 1990 के दशक तक ब्रिटिश भारतीय सबसे अधिक कमाई करने वाले जातीय अल्पसंख्यकों में से थे, जिनकी शिक्षा और रोजगार दर राष्ट्रीय औसत से अधिक थी। कितनी जल्दी कुछ राजनेता इस मूलभूत वास्तविकता को भूल जाते हैं। 1994 तक ब्रिटेन ने लगभग शून्य शुद्ध आप्रवासन का अनुभव किया, जिसका अर्थ है कि आप्रवासन और उत्प्रवासन एक दूसरे को संतुलित करते थे। वैश्वीकरण के बाद ही प्रवासन में वृद्धि हुई। विडंबना ये है कि ब्रिटेन को वैश्वीकरण से बहुत फायदा हुआ, जिसे विकासशील देशों से श्रम का कानूनी उपनिवेशीकरण कहा जा सकता है। फिर भी अब उन दरवाजों को बंद करने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने कभी समृद्धि लाई थी। हालांकि पिछले दशक में यूके ने अपनी दिशा बदल दी है। ब्रेक्सिट एक निर्णायक क्षण बन गया, जिसने मुक्त आवाजाही और समावेशी विकास के लोकाचार को चुनौती दी। नियंत्रण वापस लेने के राजनीतिक बयानबाजी के वादे में कानूनी और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण प्रवासन की पाइपलाइनों को बंद करना शामिल था। इसके आर्थिक परिणाम गंभीर रहे हैं। श्रम की कमी से लेकर बुनियादी वस्तुओं और आवास में देरी तक महंगाई बढ़ी है। ऐतिहासिक रूप से यूरोपीय शक्तियों में प्राकृतिक संसाधनों और बड़ी श्रम शक्ति की कमी थी, जिसने उन्हें औपनिवेशिक विस्तार की ओर धकेला। उनकी संचित संपत्ति का अधिकांश हिस्सा इस शोषणकारी वैश्विक इतिहास में निहित है।
आज अन्वेषण व्यापार समझौतों और बहुपक्षीय आर्थिक ब्लॉकों जैसे WTO और यूरोपीय संघ का रूप लेता है। तो ब्रिटेन में क्या गलत हो गया है? 1968 में एनोज पॉवेल ने अपना कुख्यात रिवर्स ऑफ ब्लड भाषण दिया, जिसमें बढ़ते आप्रवासन के खिलाफ चेतावनी दी गई थी। उनकी भड़काऊ बयानबाजी के बावजूद उन्हें महत्वपूर्ण सार्वजनिक समर्थन मिला, जिससे विरोध प्रदर्शन और हड़तालें हुईं। ये आप्रवासी विरोधी भावना समय समय पर दबी रहने के बावजूद कभी भी पूरी तरह से गायब नहीं हुई। हाल के दिनों में वर्तमान ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने वह दिया जिसे कुछ टिप्पणीकारों ने आइलैंड ऑफ स्ट्रेंजर्स भाषण कहा। पॉवेल के भाषण से कम कड़वा होने के बावजूद यह प्रवासियों के प्रति संदेह की भावना से भरा था। इसके बाद एक श्वेत पत्र आया जिसमें सख्त आप्रवासन नीतियों का प्रस्ताव था। अंग्रेजी भाषा की उच्च आवश्यकताएं, स्थायी निवास के लिए 10 साल का इंतजार और कठिन यूके में जीवन परीक्षण परीक्षाएं। सरकार का दावा है कि इन कदमों का उद्देश्य सामान्य नागरिक मानकों को स्थापित करना है, लेकिन घोषित लक्ष्य शुद्ध आप्रवासन को शून्य पर लाना न केवल आर्थिक रूप से अव्यावहारिक है बल्कि सामाजिक रूप से प्रत्युत्पादक भी है। ये देखते हुए कि भारतीय ब्रिटेन में सबसे बड़ा एकल जातीय प्रवासी समुदाय बनाते हैं, नवीनतम नीति भारतीयों की ओर लक्षित लगती है। आप्रवासी ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लंदन के मेयर के अनुसार आप्रवासी औसतन अर्थव्यवस्था में प्रतिवर्ष 12,000 पाउंड का योगदान करते हैं, जबकि सार्वजनिक सेवाओं में केवल 4,000 पाउंड का उपयोग करते हैं। इसके अलावा यूके के तेजी से बढ़ते व्यवसायों में से 1/3 आप्रवासी नेतृत्व वाले हैं। राष्ट्र को ये नहीं भूलना चाहिए कि पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और वर्तमान विपक्ष के नेता केमी बडेनोच दोनों आप्रवासी पृष्ठभूमि से आते हैं। फिर भी लोक लुभावन बयानबाजी अब आर्थिक तर्क से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। यूके की संसद के अनुसार NHS कर्मचारियों का 20% विदेशी नागरिक हैं और 30% नर्स आप्रवासी हैं। 2023 तक NHS में 30% से अधिक डॉक्टर भारतीय मूल के हैं। केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से विशेष रूप से भारतीय प्रशिक्षित डॉक्टरों की भर्ती 1950 के दशक से की जा रही है। इन संख्याओं को कृतज्ञता प्रेरित करनी चाहिए, शत्रुता नहीं। दुर्भाग्य से आप्रवासन नीति राजनीतिक हवाओं के साथ बदलती रहती है, कमी के दौरान स्वागत करती है, अभियानों के दौरान शत्रुतापूर्ण हो जाती है। ये असंगतता ब्रिटेन के दीर्घकालिक हितों को नुकसान पहुंचाती है। 2024 तक सामाजिक देखभाल में 1 लाख से अधिक रिक्तियां, 1,31,000 अपूर्ण NHS पद और सरकार के 15 लाख घरों के निर्माण के लक्ष्य को पूरा करने में एक आसन्न कमी है। ये ऐसे पद नहीं हैं जिन्हें अधिकांश युवा ब्रिटिश नागरिक भरना चाहते हैं। कम वेतन, उच्च जिम्मेदारी वाली नौकरियों में एक पीढ़ीगत अरुचि ने ब्रिटिश लोगों के बीच एक राष्ट्रीय श्रम पहचान संकट पैदा कर दिया है। आप्रवासियों के अलावा तो इन पदों को कौन भरेगा अगर ब्रिटेन को चलना है? इसके बावजूद सार्वजनिक चर्चा अभी भी आप्रवासन को कम करने पर केंद्रित है। पोवेल युग और वर्तमान ब्रेक्सिट युग की जेनोफोबिया अभी भी सुलग रही है, जैसा कि साउथपोर्ट दंगों और आप्रवासियों को लक्षित करने से स्पष्ट है। इससे भी बुरी बात यह है कि राजनीतिक आख्यान कानूनी और अवैध प्रवासन को मिला देते हैं। इस अव्यवस्था में कानूनी प्रवासी और शरणार्थी शिकार होते हैं। सिद्धांत रूप में मानव प्रवासन अस्थिरता क्षेत्रों जैसे युद्ध, अकाल और उत्पीड़न से शांति, अवसर और व्यवस्था के क्षेत्रों में एक स्वाभाविक आंदोलन है। यदि लोग सीरिया, अफगानिस्तान, इराक या अफ्रीका और मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों से यूरोप और यूके भागते हैं, तो प्राप्तकर्ता देशों को उन संघर्षों में अपनी भू राजनीतिक पदचिह्नों का भी सामना करना होगा। वर्तमान में सामने आ रहे शरणार्थी और अवैध आप्रवासन संकटों के लिए ब्रिटिश और पश्चिम की जवाबदेही का एक तत्व है। यूरोप और यूके वर्तमान में अनधिकृत आप्रवासन के उच्च स्तर का सामना कर रहे हैं, जिनमें से अधिकांश मानव तस्करी द्वारा संचालित है। 2021 से प्रति सप्ताह लगभग 700 लोग अक्सर असुरक्षित परिस्थितियों में इंग्लिश चैनल पार कर रहे हैं। उन छोटी नावों में कोई भारतीय नहीं है। ये वास्तविक संकट है, न कि कानूनी रूप से स्वीकृत आप्रवासन जैसे कि भारतीयों का, जो राष्ट्रीय संस्थानों को सहारा देता है।
पिछले दशक में संसद के 2 अधिनियम हुए हैं और फिर भी शुद्ध आप्रवासन नियंत्रण से बाहर है। सरकार का वर्तमान दृष्टिकोण वास्तविक मुद्दे को धुंधला करता है। आपराधिक नेटवर्क द्वारा सुगम अवैध आप्रवासन। कानूनी आप्रवासियों को लक्षित करने से यह हल नहीं होगा। हाल के व्यापार सौदे जैसे यूके भारत समझौता वर्तमान नीतियों की विडंबना को उजागर करते हैं। ब्रिटेन शेफ, योग शिक्षकों और आईटी पेशेवरों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा के लिए सहमत हो गया है। वह इन दायित्वों को शून्य आप्रवासन लक्ष्य के साथ कैसे मिला सकता है? ब्रिटेन एक चौराहे पर है। नीति निर्माताओं को आर्थिक जरूरतों, युवा अलगाव, अवैध आप्रवासन, तस्करी नेटवर्क और वैश्विक अंतर्निर्भरता के व्यापक संदर्भ को संतुलित करते हुए एक सुसंगत दृष्टिकोण को परिभाषित करना होगा। परंपरागत रूप से लेबर पार्टी आप्रवासन के प्रति अधिक खुली रही है। फिर भी इसका हालिया बदलाव रिफॉर्म यूके पार्टी की प्रतिक्रिया प्रतीत होता है, जिसका मंच दृढ़ता से आप्रवासी विरोधी है। निगेल फारेज के अनुसार पिछले 20 वर्षों में शुद्ध आप्रवासन चौगुना हो गया है। यह सांख्यिकीय रूप से सही हो सकता है, लेकिन संदर्भ मायने रखता है। आंकड़ों को विकृत किया जा सकता है, जैसा कि कोवेंट्री के मामले में, जहां 28% निवासी यूके के बाहर पैदा हुए थे, जो राष्ट्रीय औसत से दोगुना है। लेकिन वह आंकड़ा कैरिबियन, भारत, पाकिस्तान और पूर्वी यूरोप के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के आप्रवासियों की भूमिका को नजरअंदाज करता है, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शहर के पुनर्निर्माण में मदद की। कोवेंट्री में विदेश में जन्मे निवासियों के लिए सबसे आम जन्म देश हैं भारत 4.5%, पोलैंड 2.6%, रोमानिया 2.4%, पाकिस्तान 1.5%, नाइजीरिया 1.1%। संख्याएं इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि प्रत्येक आप्रवासी अपने साथ 3 से 4 आश्रितों को भी लाता है। ये स्वाभाविक और मानवीय अपेक्षा है। किसी भी मानवीय प्रवासन नीति में परिवार का पुनर्मिलन पवित्र होना चाहिए। कुशल श्रमिकों के आश्रितों पर प्रतिबंध लगाना न केवल क्रूर है, बल्कि प्रति-उत्पादक भी है। ये उस सामाजिक स्थिरता को कमजोर करता है जिसे प्रवासी बनाना चाहते हैं। रिफॉर्म यूके या लेबर पार्टी में उन लोगों के लिए जो अब सख्त सीमाओं के लिए जोर दे रहे हैं। आइए हम ये न भूलें कि 250 वर्षों तक ब्रिटेन ने दुनिया भर में लगभग 200 उपनिवेश बनाए रखे, अक्सर उन जमीनों पर शासन किया जहां वे आप्रवासी थे। आप्रवासन समाज के लिए खतरा नहीं है। ये मानव भूगोल और सभ्यतागत प्रगति की नींव है। इसे अंधाधुंध रोकना मानव इतिहास की प्राकृतिक लय के खिलाफ युद्ध छेड़ना है। ब्रिटेन को राजनीतिक सुविधा के कोहरे में इसे नहीं भूलना चाहिए। जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री आइलैंड ऑफ स्ट्रेंजर्स भाषण देते हैं तो वे केवल राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी पर प्रतिक्रिया कर रहे होते हैं। ये अदूरदर्शी और विघटनकारी है। भारत ब्रिटिश ताज में एक रत्न रहा है और भारतीयों ने ब्रिटिश समाज के ताने बाने में सकारात्मक योगदान दिया है। ब्रिटेन में भारतीयों के समावेशन में कोई भी कमी या प्रतिबंध शत्रुता और विश्वासघात से कम नहीं होगा। तो ये था एक्सपर्ट एक्स का एक और संस्करण। ऐसे अन्य विषयों के लिए हमसे आगे भी जुड़े रहिए। धन्यवाद।